किसी भी केस की अगर पुलिस जांच सही तरीके से करे तो बहुत कम ऐसे केस हैं जो पुलिस ने अपराधियों को ना पकड़े हों। आज की कहानी बेंगलुरु से कुछ ऐसी है कि एक पुलिस स्टेशन के इलाके में एक पति पत्नी का कत्ल होता है और पुलिस दूसरे पति पत्नी बेगुनाह को जेल के अंदर डाल देती है। उसके बाद उसी राज्य में दूसरे इलाके में इसी तरीके से बिल्कुल कत्ल होता है और वहाँ पर पुलिस असली कातिल को पकड़ती है। दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है बेंगलुरु 18 जुलाई 2019। बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है मांड्या। वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम है मुंडे गौड़। उम्र है उनकी 57 साल और उनकी पत्नी का नाम है ललिथामा, जिनकी उम्र है करीब 50 साल के आसपास। दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहते हैं और उन्हीं के पास में उनका एक दूर का रिश्तेदार रहता है। दूर का रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आता है और आकर देखता है गेट अंदर से बंद है और वो काफ़ी वहाँ पे बैल बजाता है। जब काफ़ी देर तक गेट नहीं खुलता, उसके बाद वो खिड़की से झाँक कर देखता है कि अंदर दोनों की लाश पड़ी हुई है। अब क्योंकि उनका वो रिश्तेदार था, वो उनके भाई को ये सूचना देता है कि तुम्हारे भाई की और भाभी की किसी ने हत्या कर दी है। अब जो उनका सगा भाई था मुंडे गौड़ का, वो फ़ौरन वहाँ पर आता है। आने के बाद वो भी खिड़की से झाँक कर देखता है और उसकी बात बिल्कुल सच थी। अंदर दोनों पति पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। अब वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है। सबकी मौजूदगी में ताला वहाँ से गेट तोड़ा जाता है और अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखा जाता है कि खून जमा हुआ है और लाश से बदबू आ रही है, जिसका मतलब ये बिल्कुल साफ था कि हत्या को काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद घर की तलाशी ली जाती है तो चारों तरफ देखा जाता है कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है और जो उनके लॉकर वगैरह थे, जो सेफ अलमारी थी, वो टूटी हुई है, जिससे पहली नज़र में देखकर ये लग रहा था कि ये लूट-पाट के लिए हत्या की गई है। और क्योंकि उनका जो भी कीमती सामान था, कैश था, वो सब वहाँ से गायब था। उसके बाद पुलिस उनके भाई से इस बात का पता करती है किसी किसी से कोई दुश्मनी हो या किसी से कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लूट-पाट का मामला लग रहा था, अब पुलिस उसी तरीके से जाँच करती है और आस-पड़ोस में पता करती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि जो उनके ही पड़ोस में एक पति-पत्नी रहते हैं, जिसका नाम है योगेश गौड़ा 30 साल और उसकी पत्नी है सुजाता, जिसकी उम्र थी अ, करीब 25 साल। ये दोनों वहाँ पर रहते हैं और कुछ ही दिन पहले इन दोनों का मुंडे गौड़ और ललिथमा का योगेश गौड़ा और सुजाता से झगड़ा हुआ था और इसमें योगेश ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है और यहाँ पर कुछ पड़ोसी ये भी बताते हैं। अब क्योंकि जो मुंडे गौड़ है, उनके घर से करीब 10 से 15 लाख रुपए चोरी हुए थे और जो ज्वेलरी थी वो अलग थी। और यहाँ पर जो योगेश गौड़ा और सुजाता थे, इनके घर कुछ नया-नया सामान आया था और ये बहुत खुश थे। तो पड़ोसी थोड़ा अंदाज़ा ये लगाते हैं कि पहले इतने कर्ज में डूबे हुए थे, हर चीज़ के लिए परेशान रहते थे, लेकिन अभी ये बहुत अच्छी, इनके घर कुछ नई-नई चीज़ें आ रही हैं और ये बहुत खुश हैं। तो हमें तो लगता है जो 15 लाख रुपए और जो ज्वेलरी चोरी हुई है, तो मुंडे गौड़ के पड़ोसी योगेश गौड़ा ने ही वो चीज़ें चुराई हैं। अब पुलिस इस पे ज़्यादा जाँच नहीं करती और योगेश को और सुजाता को, पति-पत्नी को, मुंडे गौड़ा और ललिथमा के हत्या के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेती है। 90 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि कानून ये है कि 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी ज़रूरी है कोर्ट में। और उस हत्या जिसने करी है, हमने उसको भी पकड़ लिया है और जो धमकी थी, लोग गवाही दे ही रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस अपना चैन सुकून की सांस लेती है और चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कोर्ट के अंदर करती हुई होती है। अब इसके ठीक 3 महीने बाद, क्योंकि ये जो घटना थी 18 जुलाई 2019 की थी, 3 महीने बाद अक्टूबर में 17 अक्टूबर 2019 को दूसरे पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जगह है महादेवपुरम। तो वहाँ पे इसी तरीके से जो बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जिनका नाम था चंद्रदेव गौड़ा और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मा। यहाँ पर उनके पड़ोसी को पता चलता है। वो देखते हैं कि जो उनकी पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई है और उसकी बैल भी बज रही है और लगातार पानी बह रहा है और कोई उसको, समरसेबल को या जो भी पानी का सिस्टम था, उसको कोई बंद नहीं कर रहा है। अब उनके सामने एक जनरल स्टोर था, तो जनरल स्टोर के मालिक ये सब देख रहे हैं। जब काफ़ी देर उनको लगती है कि पानी बह ही रहा है, तो उनको लगता है क्यों ना जाकर वहाँ पर बताया जाए। और वो जाते हैं और जाने के बाद उनकी बैल बजाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कोई अंदर से आए और ये पानी का जो मोटर है उसको बंद करे। लेकिन जब कोई काफ़ी देर तक गेट नहीं खोलता, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
और वो घर के पीछे के रास्ते से जाते हैं और खिड़की में से झाँक कर देखते हैं, तो देखते ही वो एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों पति-पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और वे देखकर घबरा जाते हैं और वो और पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करा जाता है, पुलिस मौके पे पहुँचती है और जाने के बाद फिर वही गेट तोड़ा जाता है। तो जिस तरीके से 3 महीने पहले हत्या हुई थी, बिल्कुल वही तरीका था। उसी तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और उसी तरीके से वही बुज़ुर्ग दंपत्ति थे और ये भी बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं और जो भी उनका कैश और ज्वेलरी था वो भी वहाँ से गायब है। अब पुलिस सबसे पहले उसी आदमी के पास जाती है जो जनरल स्टोर परचून की दुकान के मालिक थे और उनसे पता करती है कि तुमने किसी को यहाँ पर देखा या तुमने कोई ऐसा ही कोई अजीब चीज़ देखी हो। तो बताते हैं कि क्योंकि मैं जानता हूँ उनको, ये अकेले रहते हैं, मेरे यहाँ से सामान ले जाते रहते हैं। लेकिन कल रात ये एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर मेरे पास आए थे बिस्किट दिलाने के लिए और मैंने पता भी करा कि ये बच्चा कौन है। तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं और सुबह को वो चले जाएँगे और मैं इसको यहाँ पर इसीलिए बिस्किट दिलाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये रो रहा था। और उसके बाद मैंने रात में देखा एक औरत उसी बच्चे को लेकर वहाँ पर थोड़ी चहलकदमी कर रही है, जिससे ये बात साफ़ थी कि उनके घर कोई न कोई तो आया ही था। और सुबह को अब मैंने देखा कि उनकी मोटर चल रही है और पानी बह रहा है और मैंने ये देखकर खिड़की से झाँका और वहाँ पर मैंने दोनों को मृत हालत में देखा और आपको मैंने फ़ोन कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि मामला लूट-पाट का ही है। अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ का मोबाइल का डंप डाटा था, क्योंकि जो परचून की दुकान वाले ने बताया था कि वो लोग रात को वहीं रुके हैं। अब रात में जो दिन में तो बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं रास्तों में, तो बहुत सारे मोबाइल एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो जो जो उस इलाके हैं, उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर उन्हीं के मोबाइल होते हैं। तो पुलिस ये जाँच करती है कि कोई भी 1-2 नंबर ऐसे हों, जो पहली बार इस इलाके में आए हों और जो 7-8 घंटे यहाँ पर रुके हों। तो डंप डाटा पूरा मँगाया जाता है और पुलिस सर्च करती है। अब डंप डाटे में लाखों नंबर होते हैं और पुलिस उनको स्कैन करती रहती है, तो लास्ट में 2 नंबर पुलिस को ऐसे मिलते हैं, जो उस इलाके के नहीं थे। बाकी जितने भी नंबर थे, सब वहीं के रहने वालों के थे और सभी को उससे पुलिस बात भी करती है और सबके जो जवाब थे, बिल्कुल सही निकलते हैं। लेकिन ये 2 नंबर ऐसे थे, जो इस इलाके के थे ही नहीं और 7 से 8 घंटे वो लोग वहाँ पर रुके थे। खैर, उन नंबरों को जो मोबाइल कंपनी थी, जो सिम की कंपनी थी, उससे उन नंबरों का पता लगाया जाता है, तो वहाँ पर उनके नाम और फ़ोटो पुलिस प्राप्त करती है। अब चूँकि परचून की दुकान वाले से ये भी पता लगा था कि वो कोई उसके पुराने रिश्तेदार थे, तो जो इनके पुराने रिश्तेदार थे, चंद्रदेव गौड़ा के दूसरे रिश्तेदार थे, उनको बुलाया जाता है और वे जो मोबाइल कंपनी से फ़ोटो उनको मिला था, वो उनको दिखाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नाम भी ठीक था और फ़ोटो भी ठीक था। तो उसके जो वो 2 नाम थे, उसका एक जो आदमी था उसका नाम था वेंकटेश और जो महिला थी उसका नाम था अर्पिता। जब पुलिस पुराने रिश्तेदारों को जब उनको बुलाकर ये सारी चीज़ें पता करती है, तो वो सारे के सारे उसको पहचान लेते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये हमारा भी रिश्तेदार है और उनका भी रिश्तेदार था। अब पुलिस के पास एक तरीके से नाम, एड्रेस, पहचान सारी चीज़ थी। इसी बात जो दूसरी टीम थी जो कैमरे चेक कर रही थी, उसको एक ऐसी फुटेज मिलती है कि एक कैब आई है और वो कैब कार साइड में खड़ी है और उसमें से एक महिला और एक पुरुष और एक बच्चे के साथ उतरते हैं और उनके चंद्रदेव गौड़ा के घर की तरफ को जा रहे हैं। अब वो फुटेज भी पुलिस के हाथ होती है, वो भी रिश्तेदारों को दिखाई जाती है, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि ये 2 ही उस घर के अंदर आए थे। उसके बाद फिर पुलिस उनकी जो सीडीआर है वो निकलवाती है और दोनों को एक दोस्त के यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि जो ये वेंकटेश था, 2016 में इसकी अर्पिता से शादी होती है और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। इसी बीच इसको कोई रिश्तेदार, इसका कोई दोस्त एक आइडिया देता है कि क्यों ना एक जो कॉमर्शियल कार है, कैब, वो निकाली जाए और बहुत सारी ऐसी कंपनी है और सबसे पहले तो ओला, उबर है, जिसके अंदर वो लगाई जा सकती है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं बड़ी-बड़ी और जिनके अंदर ये जो ठेकेदार हैं, जो कंपनी है वो ठेकेदार को टेंडर दे देती है और ठेकेदार फिर दूसरों की कार ले लेकर वहाँ पर अपने नाम से लगाते हैं। अब ये इसको वेंकटेश को ये चीज़ समझ में आती है और वो एक कार जो भी उसके पास जमा पूंजी थी वो इकट्ठी करता है और डाउन पेमेंट करके एक कॉमर्शियल कार वो खरीद लेता है। उसके बाद जिस कंपनी में उसको लगानी थी,
उस कंपनी में कार लगाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और उसकी कार वहाँ से हटा दी जाती है। अब चूँकि कमाई का कोई और ज़रिया नहीं था और जो किस्त है वो जानी ही जानी है, उसकी किस्तें टूटने लगती हैं और जो उसके रिश्तेदार थे वो उनसे उधार लेना शुरू करता है, कभी किसी से लिए, कभी किसी से लिए। इसी तरीके से धीरे-धीरे उस पर कर्जा बढ़ता चला जाता है और वो ये चाहता है किसी भी तरीके से मेरी कार ना बिके या जो रिकवरी वाले मेरी कार ना उठा लें। तो करीब 10 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। अब वो कर्जा चुकाने के अलग-अलग तरीके से आइडिया ढूँढता रहता है, लेकिन कहीं कोई ऐसा उसको रास्ता दिखाई नहीं देता जिससे उसका कर्जा उतर जाए। इसी बीच मैसूर एक जगह है, वहाँ पर उसकी रिश्तेदारी में एक शादी थी और वो शादी में अपनी पत्नी अर्पिता के साथ जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि जो भी उसके रिश्तेदार थे, सब मालदार थे, रईस थे और सब हँसी-खुशी हैं। ये देखकर उसको कहीं न कहीं बहुत अजीब लगता है कि मैं इतना परेशान हूँ और मेरे सारे रिश्तेदार इतने मालदार हैं, इतने अच्छे हैं। और वो देखता है सबने ज्वेलरी पहनी हुई है, सबके पास कैश है और सबके पास गाड़ी हैं। अब वो वहाँ से आता है और आने के बाद अगले दिन वो अखबार पढ़ रहा होता है और उसमें देखता है कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं जिनके बच्चे बाहर, किसी का बाहर अमेरिका में पढ़ने गए हैं, किसी के कहीं लंदन में गए हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपने ही देश में हैं, अलग-अलग शहरों में। और जो उनके माता-पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अकेले घर पर रह रहे हैं। अब वो एक लिस्ट बनानी शुरू करता है। उसको लगता है कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, ये कर्जा ऐसे उतरेगा नहीं और मेरी कार भी ऐसे बचेगी नहीं। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और वो अर्पिता को साथ में लेता है और जो अर्पिता के रिश्तेदार थे, यानी कि उसके ससुराल के और जो उसके खुद के रिश्तेदार थे, उनकी एक लिस्ट बनानी वो शुरू करता है। और उस लिस्ट में वो ये देखता है कि इनके कितने बच्चे हैं और किसके बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, कब वो मिलने आते हैं और किसी के पास वहाँ पर कुछ सर्वेंट, नौकर उनके है नहीं है, मेड है नहीं है, कब वो अकेले होते हैं। उसके बाद वो उसके अंदर कुछ लोग छाँटता है और उसके बाद फिर वो उनकी रेकी करता है कि कैसी इलाके में उनका घर है, अगर हम मर्डर करके वहाँ से भागना चाहें तो भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते। और ये सारी रेकी करने के बाद फिर वो चुनता है महादेवपुरम में चंद्रदेव गौड़ा को, जिनकी उम्र 63 साल थी और 55 साल की उनकी पत्नी लक्ष्मा थी। अब वो वहाँ पर जाता है, उनकी बैल बजाता है। अब क्योंकि वो शादी में मैसूर में मिल चुके थे और वो बताता है कि हम आपके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हम कहीं पर इधर से गुजर रहे थे। इसी बीच बच्चे के पेट में शायद काफ़ी दर्द हो रहा है और ये बहुत रो रहा है, तो हमें लगा कि चलो आज रात आपके पास रुक जाते हैं और सुबह को हम आपके पास से चले जाएंगे। अब क्योंकि मुलाकात शादी में हो चुकी थी, उनको भी कोई उन पर ऐसा शक नहीं होता और जो चंद्रदेव गौड़ा है, बड़े प्यार से उनको अंदर बुलाते हैं और उनके बच्चे को बिस्किट दिलाने के लिए परचून की दुकान पर भी लेकर जाते हैं। और उसके बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद वो अंधेरा होने का इंतज़ार करता रहता है, जो ये वेंकटेश था। और जैसे ही अंधेरा होता है, तो जो कार का टायर बदलने के लिए जो पाना होता है, काफ़ी भारी होता है, वो उस पाने को अपने साथ लेकर आया था। और जैसे ही अंधेरा शुरू होता है, तो सबसे पहले वो चंद्रदेव गौड़ा के सर में पूरी ताकत के साथ उस पाने को, उस रिंच को मारता है, जिससे उनका सिर फट जाता है और एकदम खून की फुहार उनके सर से निकलती है। और वो जैसे ही चीखते हैं, इतनी ही देर में वो दूसरा वार उन पर करता है। उसके बाद जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मा, उनके सर पर भी वो बिल्कुल उसी तरीके से वार करता है और दोनों पति पत्नी की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब उसके बाद घर के अंदर कोई था नहीं। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली के साथ ये सारी जो सेफ अलमारी हैं, जो लॉकर हैं या जो बेड हैं, जो भी उनके घर सारी तलाशी लेते हैं, तो वहाँ करीब 10 से 15 लाख रुपए कैश और प्लस जो ज्वेलरी थी वो इनको हाथ लगती है। और ये रात को ही अपने बच्चे के साथ वो सारी ज्वेलरी और कैश लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस फिर पता करती है, चलो तुमने 10-15 लाख जो थे वो ठीक है, लेकिन तुमने ये ज्वेलरी कहाँ पर बेची? अब वो बताता है कि एक ज्वेलर है जो हमारा चोरी का माल खरीदता है। अब पुलिस को लगता है कि अगर इसने ऐसी लिस्ट बनाई है और अगर इसने ऐसा इरादा करा है, तो एक हत्या पर, एक ही बार की लूट पर कोई भी आदमी रुकेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी को इस चीज़ का फिर एक चस्का लग जाता है कि अगर इतनी आसानी से एक ही रात में 10-15 लाख रुपए कहीं से आ सकते हैं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें? और फिर वो ज़ाहिर सी बात है, वो दूसरी वारदात, तीसरी वारदात, चौथी वारदात ज़रूर करेगा। तो पुलिस उससे कहती है कि तुमने ज़रूर कोई ना कोई दूसरी वारदात करी होगी, जहाँ पर वो मना करता है, कहता है कि नहीं, मेरी पहली वारदात थी। खैर पुलिस भी बहुत शातिर होती है और पुलिस उस ज्वेलर के पास जाती है और ज्वेलर, क्योंकि खुद ही वो चोरी का माल खरीद रहा था, वो खुद अपराधी था,
अब पुलिस उसको उठाती है और उससे अपने तरीके से उससे पता करती है कि ये कितनी बार आपके पास ज्वेलरी बेच चुका है। तो वहाँ पर जो ज्वेलर था वो बताता है कि इससे पहले एक बार और ये लेकर आया था। तो पुलिस वो बताती है कि कहाँ, पूछती है उससे कहाँ पे है वो ज्वेलरी, और वो इत्तेफाक की बात, जो 3 महीने पुरानी घटना थी, वो सारी ज्वेलरी उसके पास रखी हुई होती है और वो सारी ज्वेलरी उनको, पुलिस को देता है और बताता है कि ये पहले जो वारदात करके आया था ये वाली ज्वेलरी थी, और जो अब जो वारदात करके आया ये वाली ज्वेलरी। खैर दोनों ज्वेलरी पुलिस अपने कब्जे में लेती है, और उसके बाद जो चंद्रदेव गौड़ है उनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और वो ज्वेलरी दिखाई जाती है, जिससे वो पहचान लेते हैं जो उनके बच्चे थे कि हाँ ये जो ज्वेलरी है उन्हीं की थी। अब क्योंकि ये वाला केस पुलिस ने सॉल्व कर ही लिया था, अब जो उसने जो 3 महीने पहले की जो वारदात बताई थी, तो वो बताता है कि जो मांड्या पुलिस स्टेशन है उसके इलाके में मैंने केस करा था, और 18 जुलाई 2019 को। अब महादेवपुरम की पुलिस मांड्या पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर पता करती है कि 18 जुलाई 2019 को आपके यहाँ एक जो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई थी, उस केस का क्या हुआ। अब जो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे वो बताते हैं कि उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो वहाँ पर बुजुर्ग थे उनकी हत्या हुई थी। उनका नाम था मुंडे गौड़, 57 साल, और पत्नी ललिता माँ, करीब 55 साल। इनकी वहाँ पर हत्या हुई थी, और हमने उनके पड़ोस में जो रहते हैं योगेश गौड़ और सुजाता, जिनकी उम्र 30 साल थी और पत्नी की 25 साल थी, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी थी, और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। 90 दिन हो गए, चार्जशीट की पूरी तैयारी हो रही है, मुकदमा इन पर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर महादेवपुरम की पुलिस उनको बताती है कि तुमने जिनको भी गिरफ्तार करा है वो गलत है और वो बेकसूर है, क्योंकि जो असली अपराधी है उसको हमने पकड़ लिया है और हमने उसकी ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। अब यहाँ पर जो मुंडे गौड़ के रिश्तेदार थे उनको बुलाया जाता है, और जो ज्वेलरी उस ज्वेलर के पास से मिली थी वो उनको दिखाई जाती है, और ये कंफर्म हो जाता है कि वो ज्वेलरी उन्हीं की थी। उसके बाद फिर वहाँ के जो सीसीटीवी वगैरह पुलिस सबूत जुटाती है, और पुलिस जो महादेवपुरम की पुलिस मांड्या पुलिस से कहती है कि जो भी 3 महीने से जेल के अंदर बंद है वो बिल्कुल बेकसूर है। मांड्या पुलिस इस बात को नहीं मानती और वो कहती है कि देखो जो हो गया हो गया, अब क्योंकि हमने उनको पकड़ के अंदर डाल दिया है और चार्जशीट भी दाखिल हम करने वाले हैं, मुकदमा चालू हुआ, अब हम कोर्ट में इसका क्या जवाब देंगे, तो जो हो गया इसको यहीं पर आप दबा दीजिए। और क्योंकि उसने हत्या करी है तो वो भी गिरफ्तार हो ही चुका है। लेकिन यहाँ पर जो महादेवपुरम की पुलिस थी वो अड़ जाती है, वो कहती है देखो ऐसा ठीक नहीं है, भले ही कितनी भी डांट लगे फटकार लगे कोर्ट की तरफ से, लेकिन बेकसूर आदमी जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर पुलिस कोर्ट के अंदर अपना एक लेटर लगाती है और उसमें बताती है कि ये दोनों बेकसूर हैं, और जो असली अपराधी थे महादेवपुरम पुलिस स्टेशन में पकड़ लिए गए। खैर कोर्ट ने उनके साथ, पुलिस के साथ जो भी करा और उनकी रिहाई के ऑर्डर हो जाते हैं। यहाँ पर जो सुजाता और योगेश थे दोनों के रिहाई के ऑर्डर हो जाते हैं, दोनों जेल से बाहर आते हैं। और जो असली कातिल थे और असली शातिर थे, जो कैब ड्राइवर था ये वेंकटेश और अर्पिता, दोनों को पुलिस जेल के अंदर डालती है और ये अपनी सही जगह पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि एक आदमी जो 2016 में उसकी शादी हुई है, और एक कैब खरीदने के बाद वो इतना परेशान होता चला जाता है कि उसकी किस्तें नहीं भर पाता, और किस्त लेने के लिए, उसकी ईएमआई भरने के लिए अपने रिश्तेदारों से उधार लेना शुरू करता है, और धीरे धीरे इतना उधार उसके ऊपर हो जाता है, और जो उसके घर का खर्चा था करीब 8 से 10 लाख रुपए उस पर सारे रिश्तेदारों का, और जो ब्याज वगैरह पे इधर उधर से मिलते हैं छोटे मोटे लोन है, इतना सारा उस पर कर्जा हो जाता है। और जब उस पर देने का दबाव बनता है, और तब उसको ऐसा लगता है कि मैं इस कार से ये सारा कर्जा नहीं उतार पाऊंगा, और उसके लिए वो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है। और इसी बीच उसको वो अखबार मिलता है जिसमें उसको पता चलता है कि जो कुछ गैंग ऐसे हैं जो बुजुर्गों की हत्या कर रहे हैं, जो अकेले रह रहे हैं, और क्यों ना मैं भी ये ऐसे ही वारदात को अंजाम दूं, क्योंकि इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो मेरी परेशानी है, मेरा कर्जा है वो उतर जाएगा, और दूसरा जो भी गैंग ये हत्याएं कर रहा है, जो लूटपाट कर रहा है, तो जो भी केस मैं करूंगा वो सारे उन्हीं के ऊपर जाएंगे, और पुलिस जब उनको पकड़ेगी तो पुलिस ये अपराध भी उनके ऊपर लगा देगी, और मैं बिल्कुल साफ सुथरा अपने ये वारदातें करता रहूंगा। लेकिन दूसरी ही वारदात में वो पकड़ा जाता है। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपना का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।